Hello students, we are going to revise the General Clauses Act. फास्ट रिवीजन, लेकिन एक एक वर्ड लिख के और एक ही क्लास में हम इसे फिनिश करेंगे. सो द टाइम स्टार्ट्स नाउ. तो स्टूडेंट्स, द नेम ऑफ एक्ट इज द जनरल क्लॉजेस एक्ट, GCA. जनरल मीन्स आम तौर पे, क्लॉजेस टर्म्स, द जनरल क्लॉजेस एक्ट ऑफ 1897. दिस एक्ट comprises of 31 sections, but section number 31 is repealed. That means it's no more over there. एग्जाम की बेटा CA में हम इसे वेटेज देखते हैं. तो एग्जाम वेटेज है मिनिमम 8 से मैक्सिमम 10 नंबर तक. सो इट बिकम्स क्वाइट इंपॉर्टेंट. अगर मैं इस एक्ट की बात करूं, इस एक्ट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं कुछ पार्ट्स में. सबसे पहले प्रीलिमिनरी हिस्सा रहेगा जो कि हम पढ़ेंगे टिल सेक्शन नंबर 4 तक कह लीजिए, जिसे आप कह लीजिए भाई मेनली डेफिनेशनल पार्ट रहेगा. देयर आफ्टर स्ट्रेट वे क्वेश्चन बनता है रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब लॉ को किस तरह से आपने पढ़ना है, उसके कुछ रूल्स बना के दिए हुए हैं. दैट इज फ्रॉम सेक्शन 5 टिल 13. इसके बाद इन्होंने बताया है कुछ पावर्स, और पावर्स एक्सरसाइज करते हैं ऑफिसर्स, जिसे हम कहते हैं फंक्शनरीज. ये हम पढ़ेंगे 14 से लेके 19 तक. देयर आफ्टर नोटिफिकेशन एटसेट्रा. नोटिफिकेशन में बहुत कुछ आ जाएगा, ऑर्डर, स्कीम, रूल्स, बायलॉज, दिस एंड दैट, लॉट ऑफ थिंग्स, एंड दैट वी विल स्टडी फ्रॉम सेक्शन 20 टिल 24. And the last one will be the miscellaneous part. और miscellaneous हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 25 से लेके 30. 31 I told you कि सेक्शन 31 रिपील हो चुका है, which means it's no more over there. तो इस तरह से अगर आप ध्यान दें तो हमारे यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन बन जाते हैं इस GCA एक्ट में, और ये एक्ट खत्म हो जाता है. सो लेट्स स्टार्ट विद गोइंग टू द बेसिक्स कह लीजिए, या जिसे आप फीचर्स भी कह सकते हैं इस एक्ट की. देखिए, ये एक्ट बेसिकली बना किस काम के लिए है, और इसी फीचर्स में ही हम इसको सेक्शन नंबर 1 कवर अप कर देंगे. सेक्शन 1 में बच्चों आप जानते हो बेसिकली 3 चीजें तो होती हैं. एक हो गया जी आपका शॉर्ट टाइटल, नंबर 2 एक्सटेंट, नंबर 3 होता है कमेंसमेंट, कि ये एक्ट कौन सी डेट से शुरू हुआ. तो शॉर्ट टाइटल तो आपके सामने लिखा ही हुआ है. एक्सटेंट अंडरस्टूड है, पूरा का पूरा इंडिया है. कमेंसमेंट के लिए यहाँ पे हम डेट लेके चलेंगे 11 मार्च 1897. लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज आपने ये सीखनी है, जनरल क्लॉजेस एक्ट जो है उसकी अलग से कोई पहचान नहीं है. वो बाकी एक्ट्स की हेल्प के लिए बना है, कि अगर बाकी एक्ट्स में कोई मीनिंग ना दे रखा हो, इस एक्ट से आओ और मीनिंग उठा लो. तो जनरल क्लॉजेस एक्ट की यूटिलिटी बनती है जो एक्ट बने हैं इसके बाद, उन्हीं के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है. बट मेन चीज क्या है, इस एक्ट के आने से पहले भी, अर्लियर भी आपको पता होना चाहिए 2 एक्ट थे. एक था 1868 में आ गया था, दूसरा है 1887, उसके बाद ये 97 में आया था. तो 68 में जो एक्ट बना था GCA, वो स्टार्ट हुआ था 3 जनवरी को. तो डैट मीन्स हम पढ़ेंगे भी खास करके सेक्शन 4 में कि बहुत सारी डेफिनेशंस ऐसी हैं जो बहुत सारे एक्ट्स में यूज होंगी, चाहे वो बने थे 68 के बाद. और 1887 को ये नेक्स्ट आया, ये आया था 14 जनवरी. तो ऐसा नहीं कि GCA एक्ट 97 के बाद ही स्टार्ट होगा. स्पेशली इन दोनों के ऊपर जैसे मैंने लिखा अर्लियर, तो सेक्शन नंबर 4 में तो काफी कुछ बताया गया है. दैट मीन्स अगर हम 68 से पहले चले जाएं, से जैसे आपने देखा ये IPC 1860, इंडियन पिनल कोड 1860, क्या उसके ऊपर GCA लगेगा? नहीं लगेगा, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ GCA. लेकिन अगर हम दूसरा एग्जाम्पल और लें, हमारे ही कोर्स में CA इंटर में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है
72 का। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है आपका 1881 का। तो देखा जाए ये दोनों एक्ट जीसीए 1897 से पहले के हैं। क्या जीसीए लगेगा? जी लगेगा, एप्लीकेबिलिटी है, क्योंकि उससे पहले 2 जीसीए आ चुके थे 68, 87। मोटा मोटा कह रहा हूं मैं। देन हमारे कोर्स में कंपनीज एक्ट है जी 2013। अरे उसके ऊपर तो बहुत ही क्लियर हो गया, सीधा का सीधा एप्लीकेबल हो गया जीसीए 1897, क्योंकि ये बना ही उसके बाद है। जहां तक सवाल था इन दोनों का, ये जो दोनों है ये एप्लीकेबिलिटी इस वजह से बन रही है, राइट। तो इस चीज को सीखें। तो हमने जीसीए एक्ट बनाया किस लिए? हमने इसलिए बनाया ताकि बाकी एक्ट्स में हेल्प हो सके, और कुछ जर्नल सी टर्म्स होती हैं बिना मतलब में बाकी एक्ट्स में लिख लिख के उनका साइज क्यों बड़ा कर रहे हो आप। तो इसलिए इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब हर जगह हर एक्ट में कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं वो सेम रहती हैं। तो यूनिफॉर्मिटी हो सके ऑफ किसकी? ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स। जैसे ईयर वर्ड है तो हर जगह उसका मीनिंग सेम ही रहेगा, उसमें क्या चेंज आएगा। तो दूसरे एक्ट्स का साइज क्या हो सके? शॉर्टन द साइज। हम बाकी एक्ट्स का जो साइज है उसे शॉर्ट कर सकें। और ये एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स क्या थे? कॉमन यूज वर्ड्स। जर्नल इसलिए नाम ही था द जनरल क्लोजेस एक्ट, कॉमन यूज वर्ड्स हैं ये। हम इसे ये भी कहते हैं सुपरफ्लूटी। सुपरफ्लूटी का मतलब है अननेसेसरी, जो लैंग्वेज है वो हटाई जा सके। सुपरफ्लूटी ऑफ लैंग्वेज, बिना मतलब में लंबी चौड़ी चीजें क्यों करनी है, शॉर्टन कीजिए आप। अननेसेसरी वर्ड्स अवॉइड किए जाएं। तो ये एक्ट लगता है किसके ऊपर? क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, अप्लाइज ऑन सेंट्रल एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट के लिए नहीं। तो जहां जहां सेंट्रल एक्ट जाएंगे वहां वहां जीसीए जाएगा। तो यूं भी कह देते हैं हम इसे लॉ ऑफ ऑल लॉज। और इंटरनेशनली तो इसे इंटरप्रिटेशन एक्ट कहा जाता है, क्योंकि ये हेल्प कर रहा है दूसरे एक्ट्स को। इंटरनेशनली नेम्ड एज इंटरप्रिटेशन एक्ट। देखिए एब्रीवेशन मुझे इस्तेमाल करनी होंगी क्योंकि इतना कुछ मैं लिख के आपको बता रहा हूं। देन सेक्शन 2 आता है। सेक्शन 2 हमारे बीच में नहीं रहा बच्चों, क्योंकि मैंने जैसे 31 भी बताया था तो मैं 31 भी लिख देता हूं। ये दोनों के दोनों सेक्शन क्या हो चुके हैं? रिपील। रिपील का मतलब है दे आर नो मोर, इट्स जस्ट लाइक दे नेवर एग्जिस्टेड। तो ये हो चुके हैं रिपील। अब आता है इंटरेस्टिंग चीज ये है, हर एक्ट में डेफिनेशंस मिलती हैं सेक्शन 2 में, बट जीसीए एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर सेक्शन 3 के अंदर क्या मिली हमें? डेफिनेशंस। वैसे डेफिनेशंस हैं इसकी 66, लेकिन हमारे सीए इंटर के कोर्स में अगर हम स्टडी मैट को देखते हैं तो उसके हिसाब से हमें नजर आता है 28 के करीब, हमें 28 करीब नहीं, रादर एग्जैक्टली 28 डेफिनेशंस हमें पढ़नी है। तो जो जो हमारे कोर्स में है वो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन जो होती हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, जैसे ए से, बी से, सी से, डी से। तो बिल्कुल हम वैसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ए से रिलेटेड कह लीजिए, हमारे कोर्स में 2 डेफिनेशन आती हैं। एक है एक्ट क्या होता है, दूसरा है एफिडेविट। एफिडेविट। तो हमें एक्ट की डेफिनेशन नजर आती है 3 सबसेक्शन 2 में, और एफिडेविट इज अ नाइस डेफिनेशन, ये नजर आती है सबसेक्शन 3 के अंदर। एक्ट का मतलब है कुछ करना या नहीं करना। तो दैट मीन्स कुछ करना या नहीं करना। तो ये जो शब्द है इसका मतलब है आपने कुछ करना कह लीजिए, नहीं करना, जिसे आप कहते हैं ओमिशन। मतलब आपने कुछ कांड कर दिया जो आपको नहीं करना था, कहने का मतलब है, यह एक्ट का मतलब है आपने कोई ऑफेंस कर दिया जिसे आप क्रिमिनल कह सकते हो, या कोई सिविल रॉन्ग भी कर दिया आपने, सिविल जिसे आप टोट्स कह देते हो, किसी को गलत शब्द इस्तेमाल कर देना, दिस एंड दैट। नहीं करने का मतलब है इलीगल ओमिशंस, टू अ सीरीज ऑफ एक्ट्स एंड वर्ड्स एक्सटेंडिंग टू इलीगल ओमिशंस। तो थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, मोटा मोटा मैसेज आपको मिले।
तो अब है एफिडेविट, जिसे हम नॉर्मल भाषा में यूं कहते हैं, एक तरह से कसम खाई है आपने, लेकिन रिटर्न में कसम है ये। तो इसके अंदर सब सेक्शन 3 में दो बातें आती हैं। अफर्मेशन, अफर्मेशन का मतलब होता है कुछ कहना या किसी चीज को मानना। तो राइटिंग में आपने लिख के कोई चीज अफर्म की है या आपने अपनी तरफ से डेक्लारेशन दी है कि ये मेरी तरफ से कंटेंट्स हैं या फैक्ट्स हैं, जो मैं बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं, और कोर्ट में ये आपके खिलाफ इस्तेमाल होती है। सो ये चीज बाय लॉ अलाउड टू पर्सन्स, मतलब अगर लॉ ने कहा है कि आपको ये डेक्लारेशन, ये एफिड देना है, तो आपको देना पड़ेगा। और इसे कहते हैं इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग, जिसका मतलब है ये नहीं कि जाके नॉर्मल कसम खा लें आप, तो हम इसे कहते हैं राइटिंग में। ये हो गया ए से। लेकिन अब मैं बता दूं, बी से रिलेटेड हमारे पास यहाँ कोई डेफिनेशन नहीं है। सी से रिलेटेड है, अच्छी खासी है। तो सी से रिलेटेड सबसे पहले आता है जी सेंट्रल एक्ट की डेफिनेशन, सेंट्रल एक्ट की डेफिनेशन, और उसके बाद इसी के ऊपर आता है, इसे मैं दोनों को इकट्ठा ले लेता हूं, एक है सेंट्रल एक्ट और दूसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल एक्ट के ऊपर जो सब सेक्शन है वो है 7 और गवर्नमेंट के ऊपर सब सेक्शन है 8। तो सेंट्रल एक्ट में कही गई है, नाम से पता चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कानून। तो दो बातें हैं, मीन्स एंड इंक्लूड्स। तो व्हाट इज सेंट्रल एक्ट? तो नेचुरल है, सेंट्रल एक्ट कौन बनाएगा बेटा? स्वाभाविक है, पार्लियामेंट बनाएगी, वही बॉडी है। एंड इंक्लूड्स, देखिए ऐसा है कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, क्योंकि हम एक रिपब्लिक बन गए, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, जिसका मतलब ये हो गया 26 जनवरी 1950, तो ये है आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, जब देश का संविधान बन गया 26 जनवरी 1950 के बाद। लेकिन अगर हम उससे पहले बात करें, तब भी कानून थे, और ये कौन बनाते थे? अंग्रेज, जिसे हम कहते हैं डोमिनियन लेजिस्लेचर। इसी एंड इंक्लूड्स में यहाँ चार चीजें लेंगे, या उस समय इंडियन लेजिस्लेचर कह लीजिए, लेकिन यह है आजादी से पहले तो नहीं कहेंगे, बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन यूं कह लीजिए, या गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो उस समय जैसे अभी पार्लियामेंट है, उस समय ये बॉडी होती थी, या फिर गवर्नर जनरल। तो जैसे आज के दिन हमारे सबसे टॉप मोस्ट जो है उसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं, तो उसमें कहते थे गवर्नर जनरल, यूं कह लीजिए। तो उनके द्वारा बनाया गया ये एक्ट्स जो है, और आपने ब्रैकेट में लिखना है, जरूर लिख लीजिए, ये है बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, 26 जनवरी 1950 से पहले के। नाउ गोइंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसमें भी इसी प्रकार से हमें दो चीजें देखनी है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा चार्ट टाइप लिख देता हूं। इसको भी हमें दो कैटेगरी में तोड़ना है, दैट इज बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन एंड आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आपने ध्यान रखनी है, बिफोर एंड आफ्टर। नाउ यहां पे मीन्स एंड इंक्लूड्स। तो गोइंग टू द मीन्स, बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, तो सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी, मीन्स के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे जो ऊपर मैंने लिख के दिया आपको, गवर्नर जनरल। और इसके बाद मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद प्रेसिडेंट साहब। एंड इंक्लूड्स में दरअसल हमें दो सिचुएशन यहां बनानी होंगी, एक है फंक्शंस, काम जो करने हैं, नंबर 2 है एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये दो सिचुएशंस में हम लिखेंगे। तो फंक्शंस में बताया गया कि जो फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, ये है अंडर सेक्शन 124, और ये है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935, कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले।
तो ये यूं कह लीजिए आज़ादी से पहले की जो डेफिनेशंस हैं उस हिसाब से जो लॉ था उस समय, तो उस समय फंक्शंस जो परफॉर्म करने होते थे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर उसमें होते थे ये प्रोविंसेस, जिसे आप कह सकते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो काम करने हैं। लेकिन जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो सेक्शन को चेंज करके हम क्या लिख देंगे आर्टिकल, और आर्टिकल नंबर 258 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखेंगे नहीं, किसका आर्टिकल है, ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है। और अब क्या बन गया, अब कोई राजा रजवाड़े नहीं रहे, तो जैसे यहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपने लिखा था, यहाँ वर्ड क्या आ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट। देन गोइंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे देखिए हमारे देश में यूटी हैं, यूनियन टेरिटरीज, जैसे चंडीगढ़ आप कह सकते हैं, लद्दाख बनाई गई है, तो यूनियन टेरिटरी में उसको मैनेज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसकी तरफ से एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर, तो उसके लिए वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे यूटी है उसमें एडमिनिस्ट्रेटर है, और ये बताया गया है आर्टिकल नंबर 239 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले इन इलाकों को यूटी नहीं कहते थे, हम कहते थे चीफ कमिश्नर्स, कमिश्नर्स को शॉर्ट में लिख रहा हूं प्रोविंस, और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जैसे अब हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, इसे कहते थे कमिश्नर, और ये उनको पावर मिलती थी अंडर सेक्शन 94, सेक्शन है आगे क्या आ जाएगा ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो इस तरह से ये थोड़ी सी टाइट डेफिनेशन कह लीजिए, जिनकी एग्जाम में आने की संभावना मैं भी कहता हूं कि नहीं आने चाहिए, बाकी रेस्ट पेपर करने के बाद आप बताओगे क्या आया क्या नहीं आया। तो ये एक डेफिनेशन महत्वपूर्ण आ जाती है कमेंसमेंट के ऊपर, कमेंसमेंट। तो कमेंसमेंट की डेफिनेशन जो आती है दैट इज सब सेक्शन 13 में है, और इसको हमेशा रेड विद सेक्शन 5 पढ़ना चाहिए, वो नहीं भूलना चाहिए। कमेंसमेंट का मतलब है द डे, वो दिन ऑन विच एक्ट कहें या रेगुलेशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं AR, एक्ट और रेगुलेशन कमिंग इनटू फोर्स, कि एक कानून जो है, एक जो इनेक्टमेंट है वो किस दिन से लागू होगा। तो सिंपल सी बात है, बन जाने से लागू नहीं होगा, जिस दिन वो क्या हुआ ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो गया, जिस दिन वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो गया। और इसके ऊपर एक केस है स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस चंद्रशेखर सिंह भोई का, उसमें भी यही कहा गया था कि जिस दिन उसकी ऑफिशियल गैजेट में पब्लिकेशन होगी उस दिन एक्ट कमिंग इनटू फोर्स। तो ये है हमारे सी से रिलेटेड, तो ये हो गए सी से रिलेटेड, ABC, बी तो था नहीं। अब आ गया जी डी से रिलेटेड। डी से रिलेटेड हमारे कोर्स में एक ही डेफिनेशन है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंटरप्रिटेशन में भी हम करके आते हैं। डी से है डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन, और ये आती है आपके सेक्शन नंबर 18 में, और यहां मैं कोड की जो आपको करवाई थी वो ये थी मिस एंड मिस्टर, 4 वर्ड्स थे। तो डॉक्यूमेंट क्या है, ऑब्वियसली एम से एक मैटर है, कुछ ना कुछ लिखा होगा, किसके ऊपर लिखा होगा, ऑन एनी नेचुरल है सब्सटेंस, कोई तो चीज होनी चाहिए जिसके ऊपर आप लिखोगे, चाहे पेड़ ही क्यों ना हो, कहीं भी लिखो ऑन एनी सब्सटेंस। देन एम से बाय मीन्स ऑफ, किस तरह से लिखोगे आप, तो वो कहता है चाहे लेटर हो, फिगर हो, मार्क्स हो, किसी भी तरीके से, लेटर फिगर मार्क्स। और आर से क्या आ गया, लिखा क्यों गया, फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, तो किसी तरह से भी कोई भी चीज लिखित में हो। डी के बाद बच्चों आ जाता है ABCDE। ई से रिलेटेड भी हमारे पास एक ही डेफिनेशन है एंड दैट इज इनेक्टमेंट, सिंपल एक वर्ड में समाप्त करें तो कोई कानून, और ये आ जाता है आपका 3 सब सेक्शन 19 के अंदर। और इसमें भी 2 बातें हैं, इंक्लूड्स और दूसरा हिस्सा है शैल ऑल्सो इंक्लूड, तो ये थोड़ा सा
विचित्र रूप से, क्योंकि नॉर्मली होता है इंक्लूड मीन्स एंड इंक्लूड्स, तो ये है कहता है इंक्लूड्स शेल ऑल्सो इंक्लूड। तो इनेक्टमेंट में कहता है क्या क्या आ जाएगा, इंक्लूड बता रहा है, वो ये मीनिंग नहीं बता रहा। तो कहता है जो रेगुलेशंस भी हैं वो भी लॉ का ही हिस्सा है, प्लस यहां बताया गया जो रेगुलेशन बनाई गई हैं, क्योंकि ये है कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, रेगुलेशंस जो बनाई गई हैं मेड अंडर इन कोड में, बी फॉर बंगाल, एम फॉर मद्रास, बी फॉर बॉम्बे। तो ये है आज़ादी से पहले ये बड़े बड़े इलाके थे, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे कोड। एंड शेल इंक्लूड में कहता है कोई भी प्रोविजंस कोई भी धारा अंडर एनी, किसी भी किस्म, चाहे वो एक्ट हो, रेगुलेशन हो, यूं कह लीजिए। तो जो जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर मैं स्टार लगा रहा हूं, वो आपको अच्छे से आनी ही चाहिए। तो ई के बाद नेचुरल है, एफ पे जाएंगे हम, और एफ पे भी हमें कोई ज़्यादा डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ एक डेफिनेशन है। तो दैट इज अंडर सेक्शन दैट इज फाइनेंशियल ईयर सेक्शन 3 सब सेक्शन 21। तो नॉर्मली आप सारे जानते हो कि कमेंसमेंट कहां से होगी, फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। तो फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल, तो अंडरस्टूड है 31 मार्च तक। ये हो गया जी एफ से। गोइंग टू द जी पार्ट, जी में हमारे पास कई डेफिनेशन है, उनमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट है गुड फेथ, और ये आती है 3 सबसेक्शन 22 में। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। एंड देन गवर्नमेंट 323 यूजलेस ही है ये। एंड देन है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 324 में। तो ये हो गई जी हमारी जी से रिलेटेड। तो गुड फेथ, तो कहता है हर कार्य जो है जो आपने किया है गुड फेथ में, तो कहता है अ थिंग, कोई भी चीज, शेल बी डीम्ड टू बी, हम मान लेंगे डीम्ड टू बी इन गुड फेथ, कि वो गुड फेथ में करी है आपने, वेयर इन फैक्ट इट इज डन ऑनेस्टली। मेन चीज ये याद रखें, वेयर इन फैक्ट मतलब फैक्ट ये है, इट इज डन ऑनेस्टली, अगर आपने उसे क्या किया है ऑनेस्टली, चाहे आपकी तरफ से नेग्लिजेंसी क्यों ना हो, वेदर नेग्लिजेंस और नॉट। और यहां पे हमने बच्चों एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस किया था, अगर आप याद रखें तो केस का नाम था मोंग, सी मोंग वर्सेस मोंग सी पू वाला केस। तो मोंग्स केस में हमने ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर पढ़ा था कि भैया कि अगर सिंपली आप कोई चीज ऑनेस्टली कर लेते हैं और कोई सामान खरीद रहे हैं और आपकी तरफ से नेग्लिजेंस भी है उसमें, तो हम उसे गुड फेथ में नहीं मान के चलेंगे। मीन्स हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था कि ये जो डेफिनेशन है गुड फेथ वाली उसके ऊपर नहीं लगेगी, क्योंकि हमने गुड फेथ के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में बेली की ड्यूटी पड़ी थी, और ये थी कि गुड फेथ में उसे रीजनेबल केयर एक्सरसाइज करनी है। तो गवर्नमेंट कहता है गवर्नमेंट में दोनों गवर्नमेंट आ जाएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्लस व्हाट स्टेट गवर्नमेंट भी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो सिक्योरिटीज हैं किसकी हैं, सरकार की हैं। सरकार हमने कहां पढ़ लिया, सब सेक्शन 23 में पढ़ लिया। सो दैट मीन्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है, इन्हीं की गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, बट नॉट ऑफ पार्ट बी स्टेट। देखिए आजादी से पहले या कॉन्स्टिट्यूशन से पहले यूं कह लीजिए, राजा रजवाड़े जो राजा होते थे, राजा प्रमुख वाले स्टेट्स को हम कहते थे पार्ट बी स्टेट, तो उनकी सिक्योरिटीज को हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फिलहाल नहीं लेंगे। तो जी के बाद बेटा अब स्लॉट आता है आई से, इमूवेबल
property, and that is one of the important definition we are having. Immovable property, and then I say ही imprisonment, and then I say Indian law. तो ये तीन डेफिनेशन आई से आ गई. इमूवेबल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आपका सब सेक्शन है 26 एंड दिस इज 27 एंड इंडियन लॉ इज 29. तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर हमें याद रखनी है चार चीजें. सबसे पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा? लैंड. नंबर 2, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड. Benefits to arise out of land. Number 3, things attached to earth. And number 4, or permanently fastened to earth. जिसका मतलब सिंपल हो गया, पेड़ पौधे भी आ जाएंगे, पॉन्ड्स भी आ जाएंगे, फैक्ट्री, मशीनें जो ज़मीन में आपने लगा रखी हैं, ये सब चीज़ें आ जाएंगी. बस यहाँ पे आपने एक ध्यान रखना है, ड्रेन ऑफ वाटर, राइट ऑफ वे भी इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन राइट ऑफ ड्रेन ऑफ वाटर, बस एक चीज़ याद रख लीजिएगा, नहीं आएगा. वो है पानी निकालने वाली ड्रेन ऑफ वाटर, उसे हम इमूवेबल में नहीं लेंगे. देन इम्प्रिजनमेंट में कहता है इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन. इम्प्रिजनमेंट देखिए दो तरह की होती है, या तो सिंपल या रिग्रेस, चक्की पीसिंग. तो कहता है ईदर डिस्क्रिप्शन, लेकिन एज डिफाइंड अंडर आईपीसी. आईपीसी आप सारे जानते हैं, इंडियन पिनल कोड के अंदर जो डिफाइंड है. देन इंडियन लॉ में दो बातें हैं कि इंडियन लॉ का मतलब क्या है? इंक्लूड. भाई ये चीज आ जाएगी इसके अंदर, बट DNI स्टैंड्स फॉर डज नॉट इंक्लूड. तो इंक्लूड में बात कर रहा है कि बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन कह लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले भी जो ये चीजें आ गई, क्या आ गई? नोटिफिकेशन कोई बना, आप रूल कहें, रेगुलेशन कहें, ऑर्डर कहें, बायलॉज कहें, ऑर्डिनेंस कहें, ये सारी की सारी चीज़ें चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले थी, वो इंडियन लॉ का ही हिस्सा है. लेकिन नहीं आएगा इंडियन लॉ के अंदर अगर यूके पार्लियामेंट, जिसका मतलब है अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए यही नोटिफिकेशन वगैरह, उसे हम इंडियन लॉ का हिस्सा नहीं लेंगे. रीजंस आर वेरी ऑब्वियस, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, देश आज़ाद हो गया, तो वो चीज़ें हम क्यों लेंगे. तो आई के बाद डेफिनेशन स्टार्ट होती हैं एम से रिलेटेड. तो एम में सबसे पहले मंथ की, एंड देन कम्स मूवेबल प्रॉपर्टी. छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं ये, तो ये दो ही हैं एम से रिलेटेड, एंड सब सेक्शन है मंथ के अंदर 35 एंड मूवेबल प्रॉपर्टी में 36. तो कहता मंथ हमने कैसे लेना है? एज पर ब्रिटिश कैलेंडर. वो हिंदी वाले नहीं लेंगे, कार्तिक, चैत्र, फागुन वगैरह. तो मंथ रेकन्ड एज मंथ रेकन्ड या रिकॉग्नाइज्ड कह लीजिए एज पर ब्रिटिश कैलेंडर. तो जनवरी, फरवरी, इस ढंग से ही हम लेंगे. मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी जो इमूवेबल ना हो, प्रॉपर्टी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी. देन ओ से रिलेटेड, ओ से रिलेटेड नेक्स्ट जो आती है हमारे कोर्स में, दैट इज ओथ, ऑफेंस एंड ऑफिशियल गैजेट. तो यहां पे ओथ से रिलेटेड सब सेक्शन ऑब्वियसली ऑर्डर में चल रहे हैं, आप सारे देख रहे हो, 38, 39.
सो ओथ की डेफिनेशन जो क्लियरली हम पढ़ रहे थे एफिडेविट वाली, कॉपी पेस्ट, सेम एज 3.3 में हमने पढ़ ली एफिडेविट की, वही का सेम डिक्लेरेशन, अफर्मेशन। ऑफेंस, तो ऑफेंस का मतलब है आपने कुछ गलत कार्य किया, तो कह लीजिए करना या नहीं करना जो दरअसल आपका था करना, जिसे क्या बताया गया है, पनिशेबल बताया गया है। किसके द्वारा? स्वाभाविक है, बाय लॉ, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जिसका मतलब है जो इस समय लॉ लागू है उसके द्वारा बताया गया ये कार्य करना आपके लिए पनिशेबल हो गया। ऑफिशियल गैजेट का सिंपल सी मतलब है, ऑफिशियल गैजेट होता है राजपत्र, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, किसी का भी हो। तो इसके बाद आता है पी से, और पी से हमारे पास एक ही डेफिनेशन है, पर्सन। और पर्सन वर्ड देखिए कहाँ आया था, एफिडेविट कहो या ओथ के अंदर, क्योंकि वो अफर्मेशन या डिक्लेरेशन किसने देनी थी, अलाउड बाय पर्सन्स, अलाउड टू पर्सन्स बाय लॉ, इन कह लीजिए। तो पर्सन सब सेक्शन 42 में है, और यहाँ बताई गई हैं 3 चीज़ें। तो पर्सन के अंदर पर्सन इंक्लूड्स कंपनी आ गया, और इसके बाद इसमें आ गया एसोसिएशन ऑफ पर्सन प्लस बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, और इसमें बताया गया चाहे ये रजिस्टर्ड हैं या नहीं, इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। तो पी के बाद कम्स आर, और आर से रिलेटेड यहाँ पे हैं 2 डेफिनेशन। आर से एक है अच्छी डेफिनेशन ये रजिस्टर्ड की, एंड देन रूल्स की। तो रजिस्टर्ड आती है सब सेक्शन 49 में, रूल्स आते हैं 51 में। तो रजिस्टर्ड की डेफिनेशन को मैं थोड़ा अच्छा मानता हूँ, क्योंकि एक आधा आप एमसीक्यू टाइप कोई क्वेश्चन अच्छा बना सकते हो इस पर। तो ये जो वर्ड है रजिस्टर्ड, हमें इसका मीनिंग किस चीज़ से रिलेटेड लेना है, वो लेना है रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम सेक्शन 3 सब सेक्शन 18 में पढ़ाए थे कि जिनकी आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्यों करवानी है, एज पर सेम वही वर्ड, लॉ इन फोर्स फॉर द टाइम बीइंग, कि कोई कानून कह रहा है कि आपको उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है, डेट ऑफ बर्थ, डेथ के लीजिए, मैरिज सर्टिफिकेट जो भी हो, या प्रॉपर्टी खरीदते हो उसकी आप रजिस्ट्री करवाते हो। नाउ गोइंग टू द रूल्स, रूल्स में 2 चीजें हैं, मीन्स एंड इंक्लूड्स। तो मीन्स के अंदर तो रूल्स कौन बनाएगा, एक अथॉरिटी बनाएगी, बाय अथॉरिटी, जिसको ये पावर आपने क्या करी है, दी है, और देने को हम यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल करते हैं टू हुम द पावर इज कन्फर्ड। एंड इंक्लूड्स के अंदर एनी रेगुलेशन, कोई भी रेगुलेशन मेड एज रूल, तो कहता है उसे भी हम क्या मान लेंगे, रूल मान लेंगे। तो आर के बाद आते हैं एस से रिलेटेड, ये छोटे छोटे हैं मिलते जुलते ही, स्केड्यूल, सेक्शन, सब सेक्शन, और लास्ट में स्वेर। तो ये आ गए एस से रिलेटेड, और यहाँ पे सब सेक्शन आ गया जी 52, 54, 61, एंड स्वेर के अंदर आ गया 62। 4 चीजें, तो ये तीनों की तीनों सेम आ जाती हैं। कहता जहां जहां ये शब्द वर्ड ये आए किसी भी एक्ट में या किसी भी रेगुलेशन में, जहां जहां ये वर्ड किसी भी एक्ट या रेगुलेशन में क्या हो रहा, अकर्स, बस और कुछ नहीं बताया गया इसके अंदर। गोइंग टू स्वेयर, इसकी भी डेफिनेशन सेम है एफिडेविट वाली, सेम एज 3.3। तो ये 3 डेफिनेशन एक जैसी हो जाती हैं, एफिडेविट कहें, ओथ कहें, एंड स्वेयर कहें। नाउ विद दिस वी आर ऑलमोस्ट टू द लास्ट पार्ट। तो 2 डेफिनेशन बचती हैं, W एंड Y से। तो W से है आपकी राइटिंग, एंड Y से है ईयर। तो ये है सबसेक्शन 65, एंड दिस इज द लास्ट, क्योंकि टोटल 66 डेफिनेशन इस एक्ट में दी गई हैं। सो गोइंग टू द राइटिंग, तो कहता है राइटिंग इंक्लूड्स, कुछ लिखा है,
कहता है जो जो लिखा है वो तो है ही राइटिंग, लेकिन ये सब चीज़ें भी राइटिंग का ही हिस्सा मान लेंगे, चाहे वो कोई प्रिंटिंग हो, कोई लिथोग्राफी। लिथोग्राफी क्या होता है? किसी प्लेन सरफेस पे कुछ लिखना, कोई कारीगरी, कोई ड्राइंग बनाना। फोटोग्राफी कहता है इसे भी हम राइटिंग में लेके चलेंगे, या इसी तरह से कोई अदर चीज जहां पे वर्ड्स कह लीजिए विजिबल हैं और आप उसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, कॉपी बना सकते हैं, दैट इज राइटिंग। एंड गोइंग टू ईयर, सेम मंथ की तरह, reckoned as per British calendar, that means जनवरी से लेके दिसंबर, फाइनेंशियल ईयर की यहां बात नहीं हो रही, नेचुरल है। नाउ विद दिस वी आर टू सेक्शन नंबर 4। तो सेक्शन नंबर जो 4 आता है उसके अंदर मैं ये कहता हूं कि भाई कोई विशेष बात तो है नहीं इसमें, लेकिन दो है 4 में, 4 है, 4A है। और अगर मैं बात करूं इन दोनों सेक्शंस की, इसके अंदर दो दो सब सेक्शन है, 1 है, 2 है, 1 है, 2 है। तो क्या बताया गया है? 4.1 में ये बताया गया है, ये डेफिनेशन की एक लिस्ट आ गई है, लगेंगी कि ये डेफिनेशन लगेंगी। भाई किसके ऊपर? कहता है ये डेफिनेशन लगेंगी। इसमें भी फर्दर दो बातें हैं, जो जो सेंट्रल एक्ट बने हैं या जो रेगुलेशंस बनी हैं। एक्ट बने हैं 1868 से और रेगुलेशन के लिए है 1887 से, क्योंकि 68 में पहला जीसीए आ गया था। 2 में क्या बताया गया है? ये डेफिनेशन लगेंगी, एक्ट हो या रेगुलेशन हो, जो बने हैं 1887, तो दोनों के लिए कॉमन फैक्टर आ गया। देन 4A में बताया गया है ये डेफिनेशंस, और ये जो डेफिनेशंस हैं ये लगेंगी किसके ऊपर? ऑन ऑल इंडियन लॉज। तो यहाँ डैट मीन्स टाइम पीरियड का रोला नहीं है, तो जितने भी, और ये जो डेफिनेशंस ये वाली हैं 4.1 में, ये जहाँ जहाँ वर्ड आया है सरकार, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल एक्ट, ये वो वाली डेफिनेशंस थी। देन 4.2 में आ जाता है कि जहां जहां किसी एक्ट में बात होगी रेवेन्यू की, रेवेन्यू का मतलब है कमाई, किसकी कमाई? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। तो कहते हैं ये जो कमाई है, जो पैसा आया है, ये पार्ट होगा, मतलब ये इसके अंदर चला जाएगा। भाई किसके अंदर? दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इट विल बिकम पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, जहां जहां रेवेन्यू की बात हुई है। देयर आफ्टर बच्चों इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है अगला क्वेश्चन, ये प्रिलिमिनरी कह लीजिए समाप्त होता है, दैट इज जनरल रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो मैंने ऊपर हेडिंग लिख दिया था आपको कि भाई ये आएंगे आपके जनरल रूल्स फ्रॉम सेक्शन 5 टिल सेक्शन नंबर 13। तो यहां से स्टार्ट हो गए आपके जनरल रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, सेक्शन 5 से 13। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 5, ये 5 वही बात कर गया जो 3.13 में बात थी, कमेंसमेंट। ये कहता है कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ एन इनेक्टमेंट, मतलब एक कानून किस दिन स्टार्ट होगा। तो यहां कमेंसमेंट की ही बात है। तो यहां है दो बातें ये हैं कि अगर कोई एक्ट बना है बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले, और एक है आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले है तो कहता उस दिन से स्टार्ट हो जाएगा जिस दिन एसेंट का मतलब है साइन कर दिए, किसने? गवर्नर जनरल ने, जी ने। और आफ्टर में उस दिन से स्टार्ट हो जाएगा जिस दिन साइन कर दिए हैं, किसने? प्रेसिडेंट साहब ने। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज आप जान लीजिए, जिसका जिक्र मैंने आपसे पहले भी कर दिया था, वो ये है कि जब तक ऑफिशियल गैजेट में नहीं छपेगा कोई एक्ट स्टार्ट नहीं होगा। जैसे हम बात करें कंपनीज एक्ट 2013, माना यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब ने अपनी एसेंट दे दी थी 29 अगस्त 2013 को, लेकिन ये कमेंस कब हुआ? कमेंस हुआ जिस दिन ये ऑफिशियल गैजेट में छपा,
और ये ऑफिशियल गैजेट में छपा था अगले दिन 30 अगस्त। तो हम कहेंगे एक्ट कब स्टार्ट हुआ, 30 अगस्त को स्टार्ट हुआ। एक एग्जाम्पल और हमें बात करनी पड़ेगी, दैट इज, क्योंकि स्टडी मैट में दिया गया है, सेबी रेगुलेशंस हैं और ये हैं विद रिगार्ड टू इशू ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन। जब भी कोई इशू आता है किसी कंपनी का, उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट आई थी, तो ये 5th अमेंडमेंट थी और ये आई 14 अगस्त 2015 को। लेकिन साफ बताया गया कि ये अमेंडमेंट्स लागू होंगी 1 जनवरी 2016 को। तो अंडरस्टूड सी बात है। तो जिस दिन ऑफिशियल गैजेट में छपेगा उसी तारीख को हम लेके चलेंगे द डेट ऑफ कमेंसमेंट। इस पे केस भी था स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस महेश नारायण का, तो लिखना चाहें वो भी आप लिख सकते हैं। तो सेक्शन नंबर इसके बाद 6 आ जाता है, ये 5 था भाई। सेक्शन नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसके ऊपर 2 स्टार रेटिंग ले लीजिए। सेक्शन 6 कहता है इफेक्ट ऑफ रिपील, क्या परिणाम होंगे अगर किसी एक्ट को क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो यहाँ देखिए हमें 3 केस स्टडी करनी जरूरी है, क्योंकि रिपील का मतलब जानना जरूरी है। तो रिपील का मतलब जानने के लिए 3 केस स्टडी हैं जो आपको कंसिडर करनी है। एक केस स्टडी आती है कि भाई रिपील का मतलब क्या है। तो रिपील का मतलब एक केस में बताया गया, दैट इज स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस हरिंदर पाल सिंह HP सिंह। इसमें बताया गया कि रिपील का मतलब है ये एक्ट नेवर एग्जिस्टेड, जैसे ये कभी था ही नहीं, कोई चीज कभी हो ही ना हो। दूसरी बात आती है कि अगर हम वर्ड कहें डिलीशन, तो डिलीशन का मतलब इस केस में बताया गया, दैट इज, ये लंबा चौड़ा सा एक नाम है, नवरंगपुरा गांव धर्मादा, थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, गांव धर्मादा मिल्कत ट्रस्ट वर्सेस रमतुजी रामाजी। तो यहां इस केस में बताया गया कि भाई डिलीशन का मतलब है कम्स टू एन एंड, मतलब पहले कोई चीज थी लेकिन आज से क्या हो गई, वो समाप्त हो गई। तीसरी एक केस स्टडी और यहां पे बताएगी, और ये था वर्ड ओमिशन। तो ओमिशन का मतलब ये बताएगा कि ऐसा नहीं कोई एक्ट खत्म हो गया, इसका मतलब है सम प्रोविजंस, या पहले केस का नाम लिख देते हैं हम। तो केस का नाम था कोल्हापुर केन शुगर वर्क्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दैट इज भारत सरकार। तो इसमें बताया गया ओमिशन का मतलब है सम प्रोविजंस कमिंग टू एन एंड। ये नहीं कि पूरा का पूरा कोई एक्ट खत्म हो गया हो, जस्ट कोई सेक्शन क्या हो गया हो, ओमिट। जैसे कंपनीज एक्ट में से सेक्शन नंबर 11 एंड 93 ओमिट हो गया है। अब बारी आती है अगर कोई एक्ट रिपील का मतलब हमने दे दिया कि इट नेवर एग्जिस्टेड। अब एक चीज और सीख लीजिए यहां से, यहां के बाद ना हर एक सेक्शन में लगभग ये कुछ कॉमन लाइंस हैं, मतलब कुछ और आपको आए ना आए, एक तो हिंदी में सब चीजों को समझ लीजिए, सारे सेक्शन को बस वो लाइन लिखनी है, और ये कॉमन लाइन हर एक क्वेश्चन में कोई भी आ जाए आप लिखो। तो कॉमन लाइन ये है, वेयर एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन, एक्ट हो या रेगुलेशन हो कि जो कि आ गया, कमिंग इनटू फोर्स आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ जीसीए। क्योंकि देखिए जीसीए किन के ऊपर लगता है, जो सेंट्रल एक्ट जीसीए के बनने के बाद आए हैं। तो कहता है कोई भी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन कमिंग इनटू फोर्स
जो कि आया है जीसीए के आने के बाद। अनलेस डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, जिसे आप यूं भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, रेपुग्नेंट या कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रेरी, अनलेस कॉन्ट्रेरी अपीयर्स मीन्स जब तक कुछ अलग से ना लिखा जाए। अब मेन चीज ये है, तो ये कॉमन लाइनें आपने हर जगह लिख देनी। अब सेक्शन 6 स्टार्ट होता है, शैल नॉट। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसलिए मैं ढंग से लिख रहा हूं। शैल नॉट, यहां बताई गई हैं 5 बातें कि अगर कोई एक्ट रिपील भी हो जाए, इफेक्ट ऑफ रिपील, रिपील के परिणाम क्या होंगे। शैल नॉट ना भूल जाए आप, हर पॉइंट में ही कॉमन फैक्टर है कि एक एक्ट के रिपील होने से क्या नहीं होगा। शैल नॉट रिवाइव एनीथिंग नॉट इन्फोर्स्ड, जिसका मतलब हो गया कोई भी चीज जो पहले इन्फोर्स नहीं थी, एक एक्ट के खत्म हो जाने से वो पुनर्जीवित नहीं होगी। शैल नॉट अफेक्ट, एक एक्ट के चले जाने से जो कुछ उस एक्ट में हो गया प्रायर मैनेजमेंट, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शैल नॉट अफेक्ट एनी क्लेम, किसी का कोई क्लेम है, कोई बेनिफिट है जिसे हम कह देते हैं प्रिविलेज, किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई डेट वगैरह है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शैल नॉट अफेक्ट एनी पेनल्टी कहें, पनिशमेंट कहें, फॉरफीचर, तो कोई भी पेनल्टी या कोई प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है उस एक्ट में जो कि अब खत्म हो गया, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शैल नॉट अफेक्ट एनी इंक्वायरी, कोई आपके खिलाफ इंक्वायरी कहें, लिटिगेशन कहें, कोई कोर्ट केस चल रहा है, या रेमेडी, तो उसके ऊपर कोई नहीं फर्क पड़ेगा। और ये किस चीज से रिलेटेड है, एज टू, इसी से रिलेटेड, इस पॉइंट से रिलेटेड, क्लेम, प्रिविलेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेट, और मे बी, कहने का मतलब है ये जो इंक्वायरी वगैरह चल रही है, इट कैन बी कॉन्टिन्यूड या इंस्टीट्यूटेड, विच मीन्स आपके खिलाफ स्टार्ट की जा सकती है। कॉमन लाइन यहां पे मैं कहूंगा आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे आप बिल्कुल ना भूलें, और हर सेक्शन में हमें वो यूज करनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सेक्शन 6 के साथ है 6A, ए से मतलब है अमेंडमेंट से आया है सेक्शन ये। सिक्स ए में भी रिपील की बात है। ये कहता है रिपील ऑफ एक्ट मेकिंग, कोई एक्ट रिपील हुआ है लेकिन उसने क्या किया, मेकिंग टेक्सचुअल अमेंडमेंट, लेकिन उसने कुछ अमेंडमेंट कर दी, टेक्सचुअल मीन्स वर्ड्स में, इन एनी एक्ट और रेगुलेशन। पॉइंट को समझना है, कॉमन लाइनें वही सारी की सारी हैं। कहने का मतलब है, सिंपल इसे आसान भाषा में लीजिए, यूं कह लीजिए एक अमेंडमेंट एक्ट आया, मेन एक्ट नहीं, एक अमेंडमेंट एक्ट आया। अब आपको यह पता होना चाहिए अमेंडमेंट 3 प्रकार की होती है। एक होता है इंसर्शन, कोई चीज ऐड करना, जैसे कंपनीज एक्ट में सेक्शन 10A इंसर्ट किया गया। ओमिशन, हटा देना, जैसे मैंने बताया था कंपनीज एक्ट में सेक्शन 11 एंड 93। सब्स्टिट्यूशन, जिसका मतलब है पूरा का पूरा सेक्शन क्या कर देना, पूरा भी या पार्ट भी चेंज कर देना। जैसे कंपनीज एक्ट में हम बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 90 की, कि सब्स्टिट्यूशन हुआ ये वो।
तो अमेंडमेंट एक्ट आया। अमेंडमेंट होगी तीन तरह से। उस अमेंडमेंट ने क्या किया? मेकिंग, एक उसने चेंज कर दी इन टेक्स्ट ऑफ व्हाट? ओरिजिनल एक्ट। मतलब ओरिजिनल एक्ट में आपने क्या कर दिया? बदलाव कर दिया। नाउ क्या किया आपने? अमेंडमेंट एक्ट ही खत्म कर दिया, रिपील्स। लेकिन ध्यान क्या रखना है? बट जो अमेंडमेंट है, जो चेंज है, इट विल कंटिन्यू। उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने ओरिजिनल एक्ट को चेंज कर दिया, दैट विल कंटिन्यू। तो मेन है, इन सेक्शंस के बाद में आपको समझना है कि मेन सेक्शन का कंटेंट क्या है। वो समझ लिया आपने। बाकी तीन कॉमन लाइनें मैंने बता दी थी, इट विल सर्व योर पर्पस। 7 में क्या होता है? रिवाइवल। रिवाइवल मीन्स पुनर्जीवित कर देना। भाई किसको? ऑफ रिपील्ड एक्ट, मतलब कोई एक्ट जो आपने खत्म कर दिया, क्या वो दोबारा से जिंदा हो सकता है? अच्छा, जो रिवाइवल होती है, इट मे बी होली और व्हाट, पार्शली हो सकती है। तो कहता है ये तभी पॉसिबल है ओनली इफ एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, मतलब इसे अगर साफ रूप से कहा जाएगा तभी कोई चीज क्या होगी? रिवाइव होगी। वरना जो चीज खत्म हो गई वो खत्म, वो जिंदा आप कैसे कर सकते हो? सेक्शन 8 के अंदर बात आती है कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब होता है लॉ की इंटरप्रिटेशन करना, उसे जानना। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस, मतलब आपने कोई रेफरेंस दी है, किसमें दी है? इन एक्ट। लेकिन क्या हुआ? वो एक्ट हो गया रिपील। रिपील होने के बाद उसकी जगह आ गया नया एक्ट, री इनेक्टेड। देखिए, आपको मेन जो कंटेंट है उसको एक सिंपल एग्जांपल से समझना है। तो एग्जांपल क्या है? जैसे हम कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं सिक्योरिटीज की डेफिनेशन। सिक्योरिटीज की डेफिनेशन आती है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 81 में, और इसमें कहा गया है कि जाइए इसका मतलब कहां से ले लीजिए? 2H सकरा एक्ट से ले लीजिए, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट से ले लीजिए। रेफर कर दिया, मतलब अंदर कुछ नहीं लिखा है कंपनीज एक्ट में। अब मान लो कल क्या होता है, सकरा एक्ट 1956 खत्म हो जाए, उसकी जगह नया आ जाए, लेकिन कंपनीज एक्ट में तो आपने यही लाइन लिख के छोड़ दी ना। तो अब हम मतलब पुराने एक्ट से लेंगे या नए से लेंगे? तो नेचुरल है नए एक्ट से हम मीनिंग लेंगे। जैसे कंपनीज एक्ट पहले क्या था? 1956 था, तो हर एक्ट में लिखा है कंपनीज एक्ट 1956 से जाके मदद लो। तो नेचुरल है हमने 1956 नहीं खोलना, 2013 खोलना है। तो जैसे ये तो समझाने के लिए एक नॉर्मल सी मैंने बात करी है आपसे। आप जो मेन अपना एग्जाम्पल है वो ये याद रखें, क्योंकि यही स्टडी मैट में दिया गया है। इसमें बात हुई है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन नंबर 115 जेबी में, जहां पे कंप्यूट करना है बुक प्रॉफिट। कंप्यूट करना है बुक प्रॉफिट, इनकम टैक्स में लिखा है बुक प्रॉफिट कंप्यूट करना है। और उन्होंने कहा ये कंप्यूट करेंगे एज पर COA 1956। तो आप सारे जानते हो ये एक्ट तो क्या हो गया? खत्म हो गया, और इसकी जगह क्या आ चुका है? COA 2013। तो नेचुरल है हमने जो कंस्ट्रक्शन करनी है, चाहे वो रेफरेंस दी गई है ऐसे एक्ट की जो रिपील हो गया, लेकिन हम वो रेफरेंस कहां से लेंगे या मीनिंग कहां से लेंगे? नए एक्ट से, री एनेक्टेड एक्ट से। तो इसके बाद हम ये दो मिलते जुलते सेक्शंस की बात करेंगे, दैट इज सेक्शन नंबर 9 एंड 10। अच्छे हैं। सेक्शन 9 में दो बातें आती हैं। कमेंसमेंट कहां से शुरू होगा एंड कहां खत्म होगा, एंड टर्मिनेशन। नेचुरल है टाइम की बात कर रहे हैं हम, ऑफ टाइम। देखिए, कई बार हमने जो शब्द इस्तेमाल किया होता है वो वर्ड होता है फ्रॉम, यहां से कमेंसमेंट, टर्मिनेट टू, यहां तक। तो देखिए कहता अगर शब्द फ्रॉम है तो बहुत ही आपने सिंपल करना है, आपने एक्सक्लूड कर देना है, छोड़ दीजिए। जब आपने टाइम कंप्यूट करना है आप छोड़ दीजिए, क्या छोड़ दीजिए? द फर्स्ट इन सीरीज ऑफ डे
या कोई अदर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड जैसे मंथ्स हो, पहला दिन छोड़ दीजिए। जैसे 20 जनवरी से काउंटिंग करनी है, आप 21 से करो अगर वर्ड फ्रॉम लिखा है। टू का मतलब है आप इंक्लूड कर लीजिए। भाई किससे इंक्लूड करने? लास्ट, आगे वही है, इन द सीरीज ऑफ डे और अदर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। तो इसमें बेस्ट एग्जांपल आता है सेक्शन 123 कंपनीज एक्ट का, जहां आप पढ़ते हैं जो डिविडेंड होता है वो आपने 30 दिन में देना होता है, तो पहला दिन छोड़ दो, आखिरी आप ऐड कर लें। सेक्शन नंबर 10 ये स्ट्रेट वे ही बात करता है कॉम्प्यूटेशन ऑफ टाइम। स्ट्रेट वे कहता है टाइम कंप्यूट करना है। अब टाइम की बात क्यों हो रही है यहां पे? देखिए, कहता आपने कोई कार्रवाई करनी थी, कोई एक्ट कहें, प्रोसीडिंग कहें, कोई कार्रवाई आपने करनी थी। कहां करनी थी? इन, चाहे वो कोई कोर्ट हो या ऑफिस हो, वहां पे कोई कार्रवाई करनी थी। और ये कार्रवाई कब करनी थी? ऑन, या तो कोई स्पेसिफाइड डे बताया गया है या आपको बताया गया है प्रेस्क्राइब पीरियड, भाई इतने दिनों में, जैसे आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो, ये काम करना है। हुआ क्या, ये कोर्ट या ऑफिस जो था ये बंद था, क्लोज्ड। ऑन कब? ऑन सच स्पेसिफाइड डे कहो या प्रेस्क्राइब या लास्ट डे, किसका? प्रेस्क्राइब पीरियड का, उस दिन ये बंद था। तो प्रश्न अब ये है कि हम जो लास्ट डे है, क्योंकि वो तो बंद हो गया, अब क्या करें? वो कार्रवाई कब होगी? तो लॉ कहता है ऑन द डे इट ओपन्स। तो जब भी ये उसके बाद खुलेगा, आप उस दिन को आप अपना लास्ट पीरियड टाइम लेके चलेंगे। सेक्शन नंबर 11 एंड 12 आवल से थोड़े एक जैसे हैं। 11 में आपने मेजर करना है, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। और 12 में मैं कहता हूं कि मेजर करना है आपने टैक्स, दैट इज ड्यूटी। तो 11 कहता है डिस्टेंस जब भी आप मेजर करेंगे, कैसे मेजर करेंगे? स्ट्रेट लाइन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस तरह से आप मेजर करेंगे। और कहता है अगर कोई ड्यूटी विच मीन्स टैक्स आपने निकालना है, और ड्यूटी का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स है, चाहे वो कस्टम्स, एक्साइज वगैरह तो मोटा मोटा कह लीजिए, हम कह सकते हैं खत्म हो गया, जीएसटी वगैरह कह लीजिए। कहते कोई टैक्स आपने क्या करना था? कंप्यूट करना था ऑन एनी गिवन क्वांटिटी, चाहे बाय आप कहें वेट, मेजर, वैल्यू, तो आपने टैक्स कंप्यूट करना है। अब हुआ क्या, लाइक ड्यूटी उसी प्रकार से टू बी लेविएबल, तो जिस तरह से जो भी टैक्स के रेट्स बताए गए हैं, लाइक ड्यूटी टू बी लेविएबल ऑन क्वांटिटी, आप उसे कहें ग्रेटर और लेस, मतलब प्रोपोर्शनेटली, अगर क्वांटिटी कम या ज्यादा हो तो प्रोपोर्शनेटली कंप्यूट कर लो भाई, उसमें क्या रॉकेट साइंस है। सेक्शन नंबर 13, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई पुट स्टार। सेक्शन 13 में दो सबसेक्शन है। सबसेक्शन 1 बात करता है जेंडर की, एंड 2 बात करता है नंबर की। तो कहता है जहां जहां वर्ड आ गया मैस्कुलिन विच मीन्स मेल, मैस्कुलिन, तो वहां वहां क्या आएगी? फीमेल, टू इंक्लूड फीमेल। और नंबर में कहता है अगर आपका वर्ड आ गया सिंगुलर, सिंगुलर मीन्स अकेला,
तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, टू इंक्लूड प्लूरल, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, एंड आप कह सकते हैं वाइस वर्सा। तो यहां पे नंबर में एक खूबसूरत एग्जाम्पल है, कंपनीज एक्ट का है, सेक्शन 203 पे है, होल टाइम केएमपी पे है, कि होल टाइम केएमपी आदमी हो सकता है इन वन कंपनी, सिर्फ एक ही कंपनी में, एक्सेप्ट सब्सिडरी। तो आपकी सब्सिडरी है वहां पे भी आप हो सकते हैं, तो सब्सिडरी वर्ड हो गया सिंगुलर। तो अगर 5 सब्सिडरी हैं क्या वहां हो सकते हैं, द आंसर इज यस, क्योंकि नंबर में सिंगुलर के साथ प्लूरल आ गया। तो बच्चों यहां पे आपका क्वेश्चन खत्म होता है किसके ऊपर, रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन मैंने आपसे जिक्र किया था कि आप 14 से 19 पढ़ेंगे किसके अंदर, पावर्स एंड फंक्शनरीज। फंक्शनरीज का मतलब होता है पावर एक्सरसाइज करनी है तो कोई ना कोई अफसर होगा ना, तो फंक्शनरीज मतलब ऑफिसर ऑन द पोस्ट। तो दोनों के ऊपर 3-3 सेक्शन है। तो सबसे पहले आइए पावर की बात करते हैं। तो सेक्शन नंबर 14 में एज आई सेड पावर है, 15 में भी पावर है, 16 में भी पावर है। अब 15 में क्या है, 15 कहता है जो पावर है वो आपने एक्सरसाइज करनी है तो करो। तो क्या रोज आप अपनी धौंस दिखाओगे, नॉट एट ऑल। पावर टू बी जो एक्सरसाइज है वो कैसे करनी है, फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिसका मतलब है एज ओकेजन, जब जरूरत आन पड़े, एज ओकेजन रिक्वायर्स। तो जब जरूरत पड़े आप पावर एक्सरसाइज कीजिए। एंड 15 आके कहता है पावर टू अ पॉइंट, अगर आपके पास पावर है टू अ पॉइंट, टू इंक्लूड, तो कहता है उसके अंदर ही आ जाएगी पावर टू अ पॉइंट एक्स ऑफिशियो। बस ये वर्ड आपको पकड़ना है। देखिए मेन चीज है टू इंक्लूड। सेम वे 16 में मैं इसे समझाता हूं, एक लाइन लिखूंगा लेकिन 16 पहले साथ में कनेक्ट कर रहा हूं। कहता पावर टू अ पॉइंट, टू इंक्लूड, पावर टू यहां तक सेम है। अब जो चीज बदल जाती है, कहता अगर अपॉइंटमेंट की पावर है तो आपके पास साथ में ये भी पावर है, क्या करें आप, टू सस्पेंड या कह लीजिए डिसमिस, जिसका मतलब है किसी को आप निकाल भी सकते हैं। परमानेंटली निकालो तो डिसमिसल, टेम्पररी तो उसे हम कह देते हैं सस्पेंड करना। तो पहली बात एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है बाय वर्च्यू ऑफ वंस पोजीशन, मतलब अपनी पोजीशन की वजह से। जैसे मैं सिंपल कहूं, हमारे देश में वाइस प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो राज्यसभा के क्या हैं, वो हेड हैं, वो वहां के चेयरपर्सन है बिकॉज ऑफ हिज पोजीशन। सो कहता है पावर टू अपॉइंट, तो हम राज्यसभा का हेड तो लेंगे। टू इंक्लूड पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियल मींस ड्यू टू योर पोजीशन। और कहता है 16 में अगर आपके पास किसी को अपॉइंट करने की पावर है तो बहुत सिंपल सी बात है, उसे आपके पास निकालने की पावर है। और यहाँ एक अच्छा केस जरूर याद रखें, ये केस भी था रेयार अपन वर्सेस माधवी अम्मा का, ये केस था रेयार अपन वर्सेस माधवी अम्मा। तो ये हो जाते हैं पावर के ऊपर 3 सेक्शन। अब हमारे पास 3 सेक्शन क्रिएट हो जाते हैं, 17, 18 एंड 19। ये तीनों के तीनों फंक्शनरीज के ऊपर आएंगे, तीनों के तीनों सेक्शन ऑन द फंक्शनरीज, मतलब अफसरों के ऊपर। लेकिन इन तीनों के लिए मैं एक इजी वर्ड लेके चलूंगा, मैं तीनों को एस से यहां लेके चलूंगा। एक में हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन, जिसका मतलब है बदल देना, किसका, ऑफ फंक्शनरीज, ये अंडरस्टूड है। और 18 में सक्सेसर, जिसका मतलब हो गया आपका उत्तराधिकारी, ऑफ फंक्शनरीज। एस से ही सुबोर्डिनेट, देखिए जी जो सुबोर्डिनेट होता है वो होता है अपने सुपीरियर का, चीफ का। तो इन तीनों सेक्शंस में एक चीज और जो इंटरेस्टिंग निकलती है, इन तीनों में आप एक कॉमन लाइन और पकड़ लीजिए। जो 3 कॉमन लाइन तो मैंने बताई थी, यहां पे उसके अलावा कॉमन लाइन क्या ले लीजिए, यहां लिखा है इन तीनों में, इट शैल बी
सफिशिएंट कहता है इतना ही बहुत है। फॉर द पर्पज ऑफ, ये आ गई सेकेंड लाइन, फॉर द पर्पज ऑफ इंडिकेटिंग द लॉ, कहता है इतना ही बहुत है। इन तीनों में ये तीन कॉमन लाइनें और ऐड कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज मीन्स एक पोस्ट पे कोई और अफसर आ गया, तो कहता है आपने क्या करना है, टू मेंशन ऑफिशियल टाइटल, अपना ऑफिशियल टाइटल मेंशन करें, जिसका मतलब है डेजिग्नेशन। सिंपल सी बात है, जो फिलहाल कोई व्यक्ति एग्जीक्यूट कर रहा है फंक्शंस ऑफ एन ऑफिस, तो अपना वो टाइटल बताए, बस इतना सी बात कही गई। एंड सक्सेसर्स में ये कहा गया जी, सक्सेसर किस चीज का, ऑफ फंक्शनरीज, एंड एक चीज और कहा गया, कॉरपोरेशंस जैसे कंपनी वगैरह, उनमें क्या होता है, हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, आगे से आगे चलती जाएंगी परपेचुअल सक्सेशन, तो कोई ना कोई उस पोजीशन पे आगे आना चाहिए। तो सक्सेसर कौन होगा, जैसे आप ध्यान दीजिए, तो यहां पे वैसे लॉ की बात करें तो कहा गया टू एक्सप्रेस द रिलेशन। जैसे अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वहां सारे गांधी परिवार आगे से आगे सक्सेसर बनता है, उस हिसाब से टू एक्सप्रेस द रिलेशन। लेकिन टेक्निकल कोई एग्जांपल दें, तो जैसे हम पढ़ के आते हैं ओपीसी 2 सबसेक्शन 62 में, तो वहां एक मेंबर होता है, तो उसे अपना एक क्या चूज करना होता है, नॉमिनी। तो बस वो बताइए सक्सेसर कौन होगा। एंड गोइंग टू द सुबॉर्डिनेट्स, तो कहता है सुबॉर्डिनेट्स क्या कर रहे हैं, परफॉर्मिंग ड्यूटीज, वो अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं। सुबॉर्डिनेट किसकी जगह पे करता है, इन प्लेस ऑफ अपना सुपीरियर कहें, चीफ कहें। तो सिंपल सी बात है, अगर आप अपने चीफ की जगह पे काम कर रहे हैं, तो कुछ भी गलत काम किया तो क्या आपका चीफ सुपीरियर लायबल होगा, नहीं। तो सीधी सी बात है, सेम लॉ तो आप भी जिम्मेवार होंगे टू अप्लाई टू डेप्टी कहो या कह लो सुबॉर्डिनेट्स एज वेल, तो आपके ऊपर भी वो लॉ लगेगा। ये नहीं कि हम हेड को गिरफ्तार कर लें कि उसने गलत कार्य किया, आप उसकी जगह काम करें, सुबॉर्डिनेट हो, तो किसी एक्ट में लिखा है कि चीफ लायबल होगा, तो अंडरस्टूड है उसके नीचे जो काम कर रहे हैं वो भी क्या होंगे, उस कार्य के लिए लायबल होंगे। तो यहाँ पे आते आते हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हो गया, और इसके साथ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था, ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 20 से 24 में, और हर सेक्शन में ये कॉमन वर्ड आएंगे। नोटिफिकेशन, जिसके बारे में हम बहुत गहराई में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में पढ़ के आए थे। नोटिफिकेशन कहें, ऑर्डर कहें, लॉ से रिलेटेड कुछ स्कीम्स भी आती रहती हैं, स्कीम्स कहें, रूल कहें, नियम, बाय लॉज कहें, एटसेट्रा। तो ये हैं 20 से लेके 24, 5 सेक्शन है। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 20, मैं इनके लिए कॉमन सा वर्ड लिख लेता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं नोज, नोटिफिकेशन, ऑर्डर, स्कीम, नोज, एटसेट्रा। तो अगर नोटिफिकेशन वगैरह जारी होती हैं तो क्या ये बिल्कुल लॉ का हिस्सा है, 100% है। तो बस यही 20 कह रहा है सेम मीनिंग, कहता है इसका मतलब सेम वही है सेम मीनिंग एज इनेक्टमेंट, जैसे कोई एक्ट बना हो, तो इट इज एज इट इज, जिसे आप कह सकते हैं एज गुड एज। 21 कहता है अगर आपके पास पावर है टू इशू, भाई क्या इशू करने की, अरे यही नोज एटसेट्रा, तो आपके पास ये पावर भी है। ऑल्सो पावर टू अमेंड, वेरी, ऑल्टर, रिसाइंड, कैंसल, कुछ भी कहें, तो आप इनको बदलने की भी पावर रखते हैं। अमेंड कहो, रिसाइंड कहो, वेरी कहो, ऐड कहो, कुछ भी कहें। 22
अच्छा सेक्शन है ये, स्टार लगा देते हैं। तो 22 कहता है अगर आपने इशू करे हैं, क्या इशू किया, वही नोस एटसेट्रा, ये आपने जारी किए, मेकिंग कहें या ऑर्डर को हम कहते हैं इशू करना, ये आपने इशू किए, लेकिन कब किए, आफ्टर बट बिफोर। ये हैं दो विशेष बातें कि नोटिफिकेशन वगैरह जारी करी है, लेकिन कब करी, आफ्टर मेकिंग ऑफ एक्ट। ये तो नेचुरल सी बात है भाई, पहले एक्ट वगैरह बनाओगे उसके बाद ही कोई उसमें दिक्कत है, प्लस माइनस है, तभी नोटिफिकेशन वगैरह आती हैं। बिल्कुल ठीक है, क्या गलत है इसमें। लेकिन गलत ये हो गया, बट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एक्ट। तो एक्ट तो बन गया, नोटिफिकेशन आ गई, लेकिन एक्ट अभी कमेंस ही नहीं हुआ। तो प्रश्न ये है, ये नोटिफिकेशन वगैरह जो है क्या ये लागू होंगी, तो हम यही कहेंगे नो इफेक्ट। तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा टिल कब तक, जब तक एक्ट या रेगुलेशन क्या ना हो जाए, कमेंस, क्योंकि ये उसका हिस्सा है। जब वही नहीं स्टार्ट हुआ तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे कुछ इस तरह से भी कुछ डिटेल दी गई कि आपने कोई यूं कह लीजिए कोई कोर्ट इस्टेब्लिश करना है, ऑफिस कोर्ट कुछ भी कहें इस्टेब्लिश करना है, या कोर्ट है तो उसमें आप क्या करेंगे, जजेस ऑफिसर्स वगैरह अपॉइंट करेंगे, या आपने बताया कि ये व्यक्ति काम करेगा, इस समय कोई काम करना है, इस जगह पे काम करना है, इस तरह से कोई काम करना है, ये सब फीस फूस होगी। तो सिंपल सी बात है, इन चीज़ों का कोई इफेक्ट नहीं होगा जो भी आपकी नोटिफिकेशन वगैरह आई है, जब तक एक्ट क्या ना हो जाए, कमेंस ना हो जाए। सेक्शन 23 अच्छा सेक्शन है, ये भी स्टार ले सकते हैं आप। तो ये है फिर से वही इशू कर रहे हैं हम, नोज एटसेट्रा, इशू करना कहें, मेकिंग कहें। कहता है जब भी आप इसे बनाएंगे, इसलिए मैं मेकिंग वर्ड यहाँ लिख देता हूँ, बनाएंगे, तो आपने ध्यान रखना है आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ, ये सिंपल बात कर रहा है, ये नोटिफिकेशन वगैरह जो कि लॉ का हिस्सा है, ये कब बनेंगे। तो यूं कह लीजिए यहाँ पे हम कुछ स्टेप्स की बात करेंगे, हम 5 स्टेप्स की यहाँ बात करेंगे। तो पहला आता है, सबसे पहले कोई भी आप नोटिफिकेशन, क्योंकि लॉ वगैरह है, तो एक तरह से ड्राफ्ट पब्लिकेशन निकालें, जिसका मतलब है कच्चा कागज निकालिए कि अब ये पक्का नहीं बना है, ताकि आम जनता को पब्लिक डोमेन में इसे क्या किया जाए, डाला जाए, ताकि जो जो लोग उससे प्रभावित हैं वो अब उनको एक इन्फॉर्मेशन मिले आम जनता को, और वो अपनी सजेशन या ऑब्जेक्शंस वगैरह दे पाएँ। तो ड्राफ्ट पब्लिकेशन निकाला, तो आम जनता को बताना है, तो कैसे बताएंगे, तो उसे आप छापेंगे। तो कहता है छापने का जो तरीका होगा, मैनर जो होगा, वो कौन डिसाइड करेगा। तो स्वाभाविक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है तो वही डिसाइड करेंगे, या कोई जो भी अथॉरिटी उससे रिलेटेड है जो लॉ बना रही है, दे विल डिसाइड। तो आपने एक नोटिस देना है, एक तरह से एक टाइम बता रहे हैं हम कि इतने दिनों तक लोग अपनी सजेशन ऑब्जेक्शन वगैरह दे सकते हैं। और सजेशन ऑब्जेक्शन में किसको मिलेंगी, ऑब्वियसली इन अथॉरिटीज़ को मिलेंगी, लेकिन कई बार क्या होता है, दो अथॉरिटीज़ आपस में मिलकर भी लॉ बनाती हैं। जैसे कंपनीज एक्ट में सेक्शन 133 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीजी ने बनाने हैं, अथॉरिटी है नफरा, लेकिन वो कंसल्ट करती है आईसीआई, तो दोनों ही वो सजेशन ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। इसके बाद देखिए कॉन्क्लूसिव प्रूफ कब होगा कि नोटिफिकेशन वगैरह बन गई है, स्वाभाविक है जब आपने इसको नोटिफाई कर दिया है, किसमें, इन ऑफिशियल गैजेट में छाप दिया है, तो ये लॉ बन गया। तो 24 सेक्शन अच्छा है समझने के लिए। ये सेम वही नोज एटसेट्रा, क्या किया आपने, यूं कह लीजिए मेड इशूड, ठीक है जी, बना दिया आपने। लेकिन क्या हो गया, ये बना दिए, बट उससे रिलेटेड जो एक्ट था रिपील्ड हो गया, मतलब वो एक्ट क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। नाउ री इनेक्टेड, और उसकी जगह हम क्या ले आए,
एक नया कानून ले आए। तो इसका मतलब हो गया ये नोटिफिकेशन वगैरह किससे थी, पहले की थी, पुराने एक्ट की थी। जैसे कंपनीज एक्ट 1956 से 2013 बन गया, तो ये पुराने वाली जो नोटिफिकेशन वगैरह है, तो यहां पे 24 कहता है दे विल कंटिन्यू, वो कंटिन्यू ही रहेंगी टिल, कब तक कंटिन्यू रहेंगी, टिल सस्पेंडेड कहो या आप कह सकते हैं सुपरसीडेड, उसको ओवरराइड कर दिया गया है। स्वाभाविक है किसके द्वारा, बाय री इनेक्टेड एक्ट। आपने एक नया एक्ट बनाया है तो उस एक्ट ने उसको खत्म कर दिया, खत्म कर दिया तो फिर वो नहीं रहेंगे, वरना क्या रहेंगे, टू कंटिन्यू। तो मेन है इट विल कंटिन्यू, और इफ नॉट इनकंसिस्टेंट, या ये खिलाफ नहीं है, एज टू री एनेक्टेड एक्ट, मतलब नए एक्ट में उस पॉइंट के ऊपर कोई बात नहीं थी, तो पुरानी नोटिफिकेशन से भी हम हेल्प ले सकते हैं। ऐसे ये केस था स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस हरनेक सिंह का, जहां पे करप्शन एक्ट में कोई कार्रवाई हो रही थी, इन्वेस्टिगेशन इन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1957। तो कहा गया वो कार्रवाई कंटिन्यू ही रहेगी चाहे एक्ट बदल गया है, क्योंकि नए एक्ट में उससे रिलेटेड कुछ लिखा नहीं था। सो वी कैन टेक द हेल्प फ्रॉम देयर। तो ये हो गया 20 से 24, और इसके साथ हम आगे हमारे आखिरी प्रश्न पे, जो कि है जीसी एक्ट का मिसलेनियस पे ये डील करता है। सो मिसलेनियस पार्ट, सेक्शन 25 से 30 तक। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 25, ये कहता है रिकवरी ऑफ फाइन। देखिए बहुत सारे एक्ट में, आपने कंपनीज एक्ट में भी दुनिया भर का देखा है, इतना फाइन इतना फाइन, तो फाइन की रिकवरी कैसे की जाएगी, इस पे ये डील करता है। तो कहता है इसके लिए धाराएं लगेंगी प्रोविजंस ऑफ आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, और उसका सेक्शन 63 से 70, एंड सीआरपीसी का प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्योंकि आप पैसा नहीं दे रहे हैं। 26 कहता है ऑफेंस, अच्छा सेक्शन है, इसे स्टार लीजिए। ऑफेंस जो है वो पनिशेबल है, एक ऑफेंस है लेकिन वो पनिशेबल है अंडर 2 और मोर इनेक्टमेंट्स, मतलब 2 लॉ के अंदर। तो बताइए एक गुनाह की 2 सजा मिलनी चाहिए, नॉट एट ऑल। तो इसलिए सेक्शन ने कहा ऑफेंडर जो है वो आप उसे प्रोसिक्यूट करें, मतलब कानूनी कार्रवाई करें, आप उसे पनिश भी करें, बिल्कुल करना चाहिए, गलत कार्य किया है, लेकिन कहां, अंडर ईदर ऑफ एक्ट। सिंपल सी बात कहें तो सिर्फ आप उसे सजा दीजिए एक एक्ट के अंदर, नॉट ट्वाइस। ट्वेंटी 27 अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ये है सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट। आपने कोई कागज भेजना है, कहीं पे भेजना है और पोस्ट से भेजना है, तो हम कैसे मान लें कि वो उसकी सर्विसिंग सही हो गई है, जिसका मतलब है हम यूं कहना चाहते हैं क्या उसकी डिलीवरी वैलिड मानी जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास 3 कंडीशंस हैं जो 27 ने कही। तो 27 ने कहा हम मान लेंगे आपने सही डिलीवरी करी है। पहली बात है आपने उसके ऊपर प्रॉपर एड्रेसिंग की है, एड्रेस सही लिखा है। नंबर 2, जब आप पोस्ट से भेज रहे हैं तो स्टैंप लगती है, पैसे लगते हैं, तो आपने उसके पैसे भी दे दिए हैं, तो सही बात है भाई, प्री पेमेंट। एंड तीसरा है, ये है महत्वपूर्ण चीज, रजिस्टर्ड पोस्ट। आप ऑर्डिनरी पोस्ट से नहीं भेजेंगे, हम सही मानेंगे अगर वो रजिस्टर्ड पोस्ट है, क्योंकि रजिस्टर्ड पोस्ट में आपके पास एक सबूत भी रहता है। और एक इस चीज पे हम कहें कि टाइम क्या होगा, कब आपके पास पहुंच गया, तो वो जो भी ऑर्डिनरी कोर्स में आम तौर पे वहां भेजने में जो टाइम लगता है, हम मान लेंगे बस वही रहेगा।
यहाँ पे एक अच्छी केस स्टडी है। तो केस स्टडी यहाँ पे 3 केस स्टडी हैं, जिसमें एक केस मैं कहता हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो पक्का याद रखें। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक वर्सेस भीमसेन मखीजा। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक वर्सेस भीमसेन मखीजा। इस केस में क्या था कि भाई एक्ट या रेगुलेशन में बताया गया था कि जब आप पोस्ट से कोई भी कागज भेजेंगे तो वो होना चाहिए रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट, मतलब उसके ऊपर एक्नॉलेजमेंट भी होनी चाहिए, जिसका मतलब है अगले को चिट्ठी भेजने के बाद वहां से पोस्टमैन आपको एक सबूत ला के दे कि चिट्ठी डिलीवर हो गई है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने भेज दिया सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, तो क्या ये वैलिड है? बिल्कुल वैलिड नहीं है। वजह क्या हो गई? क्योंकि आपने एक्नॉलेजमेंट नहीं लगाई। तो ये एक केस करने वाला है। इसके बाद बाकी केस करना चाहें तो आपके ऊपर है। जैसे ये केस है जगदीश सिंह वर्सेस नथु सिंह का। जगदीश सिंह वर्सेस नथु सिंह का ये केस था, जहां पे कुछ कागज भेजे लैंडलॉर्ड ने और टेनेंट ने क्या कर दिए, लेने से मना कर दिए। तो बस भेजना ज़रूरी है, वो 3 कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर दी तो वो वही वैलिड है, तो ये वैलिड माना गया। एंड तीसरा है वंदना गुलाटी वर्सेस मंगल सिंह, और इस व्यक्ति के 2 नाम थे, अलियास गुरमीत सिंह, तो किसी भी नाम से तो इस केस में था यही कहा गया फॉलो सेक्शन 27 प्रोसीजर, कि अगर आप चाहते हैं वैलिडली कोई कागज भेजा जाए तो 27 का प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा, और अगर आपने फॉलो किया है तो वो वैलिड है, अनलेस कॉन्ट्रेरी प्रूव। जब तक आप साबित ना करें ऊपर वाली 3 कंडीशन, हम तो यही मान के चलेंगे जो कुछ किया गया बिल्कुल सही किया गया। इसके बाद बेटा 3 सेक्शन बचते हैं, जिसमें से somehow 28 आई लाइक इट, क्योंकि ये कहता है साइटेशन। साइटेशन का मतलब होता है कोट करना। साइटेशन कर रहे हैं आप, किसकी कर रहे हैं? चाहे किसी एक्ट के बारे में बता रहे हैं, एनेक्टमेंट, या आप किसी सेक्शन के बारे में, जिसे आप प्रोविजन कह सकते हैं। तो कहता है जब आपने साइटेशन करनी है कैसे करें? तो अगर किसी एक्ट के बारे में किसी और एक्ट में बात हो रही है तो आप सिंपली उसका क्या बता दीजिए, शॉर्ट टाइटल बता दीजिए, या आप उसका क्या बता सकते हैं, ईयर बता सकते हैं, या आप उसका क्या बता सकते हैं, नंबर बता सकते हैं। जैसे वही सेम एग्जांपल जो मैंने पहले दिया था कि कंपनीज एक्ट में 281 में सिक्योरिटीज की डेफिनेशन आती है, तो आपने 281 में क्या लिखा है कि ये डेफिनेशन चाहिए, कहाँ से देख लीजिए, 2H सकरा। तो सकरा का हमने कौन सा 2H पूरा डिफाइन कर दिया, बस सिंपल छोटा सा नाम लिख दीजिए। सेम वे प्रोविजन का मतलब ये है कि अगर आपने किसी सेक्शन के बारे में कोई प्रोविजन की बात करनी है तो सेक्शन या फिर आप सब सेक्शन कोट कर दीजिए। जैसे हमने सिक्योरिटीज के लिए ये सेक्शन एंड सब सेक्शन क्या किया, कोट कर दिया। नाउ सेक्शन 29 एंड 30 दे आर प्योरली वन लाइनर। 29 है सेविंग क्लॉज। सेविंग क्लॉज आप जानते हैं, टू प्रिजर्व फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या है? ये कहता है, बड़ी सिंपल सी बात इसने कही, हम सारे जानते हैं जीसी एक्ट लगेगा। भाई कौन से एक्ट्स के ऊपर लगेगा? ऑन एक्ट या रेगुलेशन जो बने हैं मेड आफ्टर, जो बने हैं, नेचुरल है, कब बने होने चाहिए? 1897। तो जीसीए नहीं लगेगा उन एक्ट्स और रेगुलेशन के ऊपर जो कि क्या बने हैं, मेड बिफोर 1897। लेकिन नो डाउट इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये 2 जीसीए एक्ट पहले भी थे उस वजह से लग रहा था। तो मेन है वो सेविंग क्लॉज है कि उससे पहले वाले एक्ट, जैसे मैं उदाहरण दूं इंडियन पिनल कोड 1860, उसके ऊपर तो जीसीए लग ही नहीं सकता ना, तो सेविंग क्लॉज है। एंड सेक्शन 30 कहता है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट
कि जीसी एक्ट लग जाएगा ऑन ऑर्डिनेंसेस। तो ऑर्डिनेंस आप सारे जानते हैं टेम्परेरी लॉ है जो पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंट के साइन करके मतलब गवर्नमेंट ने बना दिया, लेकिन अभी तक पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में क्या नहीं हुआ है, पास नहीं हुआ है। तो ये एक्ट ऑर्डिनेंसेस के ऊपर भी लगेगा। तो ऑन दिस नोट बेटा जीसीए की रिवीजन समाप्त होती है। आई होप सो आपके लिए यूजफुल रहे। थैंक यू, गुड लक।